गए, यह कथा पसंद नहीं आई, कुछ तो बोलिए। क्लास काफी मोनोटोनस हो जाता है, बच्चे बेहोश हो जाएंगे किसी दिन। हाँ हाँ पूछिए आरती, जो भी पूछना है पूछिए, बस लास्ट ही करने वाले हैं। जो भी पूछना है पूछ लीजिए, ओपन है। सर वो शिवसेना एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड अभी जो शिवसेना का था सर, हाँ हाँ, वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। आज का था कुछ डिटेल में। ये एंटी डिफेक्शन लॉ वाला, ठीक है। हम्म हम्म। कार्तिकेयन जी, आदित्य को ले इसको, एंटी डिफेक्शन लॉ को, फिर मैं आता हूँ इस पे। आज क्या था एग्जैक्ट मैं देखा अभी जी पेपर सर, नहीं पढ़ा हूँ मैं, तो उसको देख लीजिए सर था। बाकी असल में अभी बेसिक चीजें सर तो पता है, महाराष्ट्र लेकिन कुछ शिवसेना डिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुआ है। शिवसेना नहीं नहीं, वो आदित्य कर रहा दरअसल है, सर आदित्य ले लेगा। महाराष्ट्र में सर अभी जो एक मुद्दा आदित्य उठा बताइए है। आदित्य। हाँ जी सर, उसमें सर ये हुआ है कि शिवसेना जो है वो दो धारे में बट गया था कुछ दिन हम्म, पहले। तो अभी जो है मुंबई हाई कोर्ट ने सर एक फैसला सुनाते हुए शिवसेना का जो सिंधे गुट है उसको ही असली पार्टी का दर्जा दिया है। तो इसको लेकर जो है सर ये बहस फिर से छिड़ गई है, और आज ही का न्यूज है कि जो उद्धव ठाकरे गुट है वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से फिर इसको से जा लेकर रहा जा है। रहा है। तो ये न्यूज था सर, और इसके बारे में सर यही है कि आपको जो मैम ने अभी सवाल किया है, आपको पता होगा कि इसका पृष्ठभूमि क्या है। हम्म, तो 1900 राजीव गांधी सरकार में सर 52वें संविधान संशोधन के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, और 10वें शेड्यूल के तहत इसको जोड़ा गया है। बाद में और भी इसमें संशोधन हुआ और कुछ प्रावधान आए। तो मेनली जो है अभी आपको यही पता होना चाहिए कि उससे जुड़ा हुआ क्या पृष्ठभूमि है, संवैधानिक क्या प्रावधान है एंटी डिफेक्शन से जुड़ा हुआ। उसके बाद उसमें जो अमेंडमेंट हुआ था वो किन पृष्ठभूमि में बना, एंटी डिफेक्शन जो है क्या ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है क्या, उससे संबंधित क्या विवाद था, ये पता होना चाहिए। और अभी आपको इसके जजमेंट पे रुकना चाहिए कुछ दिन, क्योंकि ये असल में अभी मुद्दा बन गया है। तो ये आपको रोज कुछ ना कुछ इस पे मिलेगा, है ना इसमें मैम? स्पीकर का बोलना है कि अगर दो खंड में टूटा है वो जी पार्टी है, तो इसे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। देखिए, तो यही असल अपना मैं इस पे बस। बता दूं। प्रॉब्लम ये हो गया था जी, मैं समझ सकता हूँ। उसमें दिक्कत ये हम्म, आ गई थी कि जो दो पक्ष हैं उनका कहना था कि सॉरी हाई कोर्ट में जो मामला गया है, तो ये हम्म, इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो शिवसेना पार्टी का एक संविधान हुआ करता है, हर पार्टी का होता है। उसके तहत जो है हम्म, दिया जाता है कोई भी निर्णय, है ना? तो दरअसल हुआ बिल्कुल। ये कि शिवसेना ने अपना जो संविधान है वो पुराना वाला ही जमा कर रखा था, और इस आधार पे जो है निर्णय दिया गया है। तो वर्तमान में यही चुनौती आ गई है, और नई जो गुट है वो कह रही है कि वो पुराना संविधान के तहत नहीं बल्कि अ, नए प्रावधानों के तहत इसका न्याय होना चाहिए। और इसको 2003 में इस लेकर लॉ ही में कुछ चेंजिंग भी आया था। देखिए, ये जो है कि अंडर हम्म, डेवलपमेंट मुद्दा है। इस तरीके जी से जो है कि डिसीजन लेने के लिए, और पहले भी मैंने बताया था, चूंकि आदित्य ने इसका हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि वगैरह आपको क्लियर कर दिया है। तो इसमें हो क्या रहा है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ में, जब से एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, वो जो हरियाणा के पॉलिटिक्स थे, आया राम गया राम वाला, जो हरियाणा में उसमें बहुत चर्चित था ये मुद्दा कि आया राम गया राम। वो कहावत ये है ना कि एक व्यक्ति, कोई पॉलिटिशियन था, एमएलए था हरियाणा का, वो सवेरे इस पार्टी में रहा, दोपहर उस पार्टी में गया, और शाम में किसी और पार्टी में चला गया था। एक दिन में उन्होंने 3-4 पार्टियां बदल ली थी। तो इसी चीज को देखते हुए कि पार्टी के एमएलए नहीं इधर से उधर जाएं, एक सरकार स्टेबल रूप से चलती रहे, तो पार्टी को व्हिप लाने का जो एक अधिकार दिया गया था, उसी उसी जो है कि 85 संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। जी जी सर, और देवीलाल थे वो, हाँ हाँ, देवीलाल। वो देवीलाल थे, चौधरी देवीलाल। तो, तो मैं उसके बाद फिर क्या होता है कि इस तरीके से चलते रहा राहुल। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या आता है, देखिए इस चीज को समझ लीजिए कि ये फैसला लेने का अधिकार विधानसभा के स्पीकर को दिया गया है कि एंटी डिफेक्शन किसके ऊपर लगेगा, नहीं लगेगा। जो कंट्रोवर्शियल मुद्दा ये है कि चूंकि ये शिंदे साहब क्या किए हैं, शिवसेना को तोड़ के यहाँ पे आ गए हैं। तो शिवसेना को तोड़ के जब ये बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है, तो वो फैसला लेते ही नहीं है कई बार। वो सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में, मैंने इस करंट अफेयर को पढ़ाया है, आप जाके पुराना वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट उसको बार बार कह रही है डिसीजन लीजिए, डिसीजन लीजिए। तो ये ऐसा यहाँ पे नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा मुद्दा हुआ था, जब उनको बाय फोर्सफुली बोला गया कोर्ट के द्वारा कि आप जो है कि उनको या तो आप तय कीजिए, नहीं तो कोर्ट तय कर देगी। तब जो है कि वो जो लोग जाके इस तरीके से डिसीजन लेते हैं।
तो एंटी डिफेक्शन लॉ पे ये तो खैर अभी अंडर डेवलप्ड है मुद्दा, ये कब तक चलेगा, चलते रहेगा। एक मुद्दा जैसे कि आदित्य ने भी बताया कि जब वो कंप्लीट हो जाए तभी उस पे जो है कि बहुत ज्यादा दिमाग और रिसर्च करके एक अपना कंक्लूजन तैयार कर लें। दूसरा है कि इन चीजों को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बार बार डिसीजन लेने के लिए कहती है, तो क्या ये अधिकार स्पीकर के पास रहने दिया जाए या नहीं रहने दिया जाए? पार्टी का क्या संविधान है? ये सिर्फ सेना के साथ ही नहीं हुआ, एनसीपी में भी तो 2 गुट हो गया, वो चाचा गुट भतीजा गुट हो गया है। तो इन सब तरीके से पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेसी किस तरीके से बचा रहे, इस चीज को लेकर के इसको आप डिफरेंस एंगल में तैयार कर लेंगे, तब जा करके आपका ये मुद्दा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और कोई? देखिए 75 डेज वालों को कुछ क्वेश्चन दिया गया था याद करने के लिए। मैं पूछता हूँ, आप लोग थोड़ा बताएं ताकि देखें तो याद कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग। ये बताइए कि 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बना है? बेंगलुरु सर। हाँ, बेंगलुरु में बना है। ये क्या कहते हैं, नशा, बेंगलोर हाँ, नशा मुक्ति के लिए मिशन होप कहाँ स्टार्ट किया गया है? सीबीएसई स्टार्ट करेगा ना। नशा नहीं, मुक्ति के पंजाब लिए सरकार। पंजाब क्या है? पंजाब ठीक, सर। हाँ। राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज खुला है किसी राज्य में, वो देश का कौन सा राज्य है? आदित्य बताइए। सर ये उत्तर पूर्व का राज्य है। हाँ हाँ, नागालैंड है। जी, नागालैंड। आप समझिए कि हम ही 4 दोस्त मिलके अगर बोलते रहे, पढ़ते भी रहे और पढ़ाते भी रहे, तो आप लोग पैसा किस लिए देते हैं? आप देख रहे हैं, आप गर्व कीजिए कि हम लोग सारे मित्र किस किस लेवल के हैं। हम लोग कॉलेज में बैठ के खूब पढ़ा करते थे। आप एक से एक नाले पे दाला लोग हैं। हमारे अब कोई मित्र ऐसे नहीं बचे हैं जो कि नॉन सिलेक्टेड हैं। वो किसी ना किसी पे जगह पे वो मेंस लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं कहीं कुछ हो रहा है। ठीक है, बिल्किस बिल्किस बानो वालों पे भी आ जाएंगे वो, चूंकि उसमें ज्यादा समय लगेगा, उस समय इसको खत्म करने वाले हैं। बिल्किस बानो को न्याय मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस राज्य गुजरात सरकार को इस पे डिसीजन लेने का कोई अधिकार ही नहीं था। वो जहाँ पे उसका ट्रायल चला था वो सरकार ले सकती थी। तो गुजरात सरकार को काफी जो है कि फटकार भी लगाया गया है इस मामले में। तो आएंगे उस पे, जब न्यूज एट नाइट वाला प्रोग्राम जब आएगा ना, तो उसमें जो है कि इन सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये स्वच्छता ट्रेन कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? आप लोग याद करते सभी हैं? मंदिर में। आमूरबाज पक्षी की गणना किस राज्य ने शुरू की है? हे भगवान, क्या हो क्या रहा है मणिपुर में? सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र खोला गया है, किस राज्य में? ठीक है, सर नहीं देख पाए सर, ये जो डेली वो आया हुआ है डेट वाइज, इसमें सर क्या? ये फटाफट 100.com का ही कुछ क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, पहला ही दिन ये पढ़ने के लिए दिया गया होगा और 15 दिन में ये हाल है। तो सर देखिए, देखिए, रिवीजन ठीक है करते सर, रहिए, देख बार लेंगे। बार बार रिवीजन ओके सर। कीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर 75 दिन निकल जाएगा, 15 दिन तो निकल गया। उसका एक छोटा प्रोग्राम 60 डेज वाला आने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, तो कार्तिकेय जी की तो चले ही गए हैं। तो आदित्य, अब लगता नहीं है कि नहीं का कोई सवाल है, तो हम लोग चलते हैं फिर। हाँ साकलिन, क्या सवाल है, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, निकलेंगे। सर मेरा ये एग्जाम है, ये टीआरई 3 वाला, उसमें ना वर्ल्ड हिस्ट्री से 10 नंबर का पूछता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से पढ़े? वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से पढ़ोगे? कब है एग्जाम तुम्हारा, डेट बताओ। अगस्त में है, लेकिन अभी पढ़ते हैं तो सोचते हैं उसको भी कवर कर दिया जाए। तो मैं तुमको जो है ना, एक वर्ल्ड हिस्ट्री का अच्छा वाला किताब है मेरे पास, उसका फोटो भेज दूंगा, वो खरीद लेना। बहुत पतली किताब है। ठीक है, वो ओके सर। दृष्टि पब्लिकेशन की कोई किताब है, बहुत अच्छी किताब है, मैं उसको पढ़ा हूँ। और आदित्य कुछ बता देगा। सर टीआरई जो है सर, वो शिक्षक वाला जो एग्जाम होता है वही है। उसके लिए है। और जैसा कि क्वेश्चंस का सर पैटर्न देखा गया था, हम्म तो वो एनसीईआरटी से काफी जुड़ा रहता है। तो इसमें आप जो बुक बताने वाले हैं सर, वो तो काफी हेल्प करेगा ही, लेकिन साथ हम्म में हम ये कहना चाहेंगे कि
कौन पूछ रहे थे ये सवाल? सकली ने। सकलेन जी, सकलेन आपको एक बार 9th क्लास का एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए, है ना? और उसमें कुछ मेन टॉपिक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, वर्ल्ड वॉर है, तो इन सब को आप विस्तृत रूप एनसीईआरटी एक बार जरूर देखना, फिर बाकी जो रुपेश सर आपको बताएंगे उसको भी पढ़िए। क्योंकि 9th क्लास से स्टार्ट होती है क्या? 9th और 11th दोनों में मिल जाएगा तुमको। 11th में भी है, 11th में भी है, 9th में भी है, ठीक है। तो चूंकि तुम इससे 75 डेज वाले से जुड़े हुए हो, इसलिए वो एनसीईआरटी तो उसमें जाएगा ही तुमको, तुम्हारे सामने, ठीक है। और नहीं उससे जुड़े हुए सर। इसीलिए जो है कि हम तुमको एडिशनली भी बता दिए कि ये भी पढ़ लेना, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, जैसा कि आदित्य ने बताया। और एनसीईआरटी को ज्यादा अच्छे से पहले पढ़ लो, वो किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये टीआरई वगैरह के लिए। उसके बाद किसी एडिशनल किताब को पढ़ो, ठीक है। तो चलते हैं, और जो भी हमारा प्रोग्राम आएगा वो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज करने में अच्छा नहीं लगता है। हाँ, एक ही मैसेज को 4 जगह करना पड़ता है हमको, ठीक है, या स्टाफ जो भी करता है, तो वो थोड़ा ठीक नहीं लगता है। धीरे धीरे वो शिफ्ट, सारा चीज टेलीग्राम पे ही शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, कुछ दिन के बाद तो वो सारा सूचना यूट्यूब पे ही आएगा, अभी तो उसको बना नहीं है ठीक से, तो आप लोग ज्वाइन